नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ ले जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। आप समझ रहे हो, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इन्होंने ऑप्शन क्योंकि 3 दिया है, इस कारण से एक एस वाला अलग से और एक नॉर्मल अलग से। एडवांटेज या एडवांटेजेस, दैट इज यूपीएससी ऑब्वियसली। तो कितनी बारीकी पे ध्यान दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं पेपर को बनाने में, कैसे कैसे बिल्कुल एकदम 10 प्रकार के आपके लॉजिक लग जाते हैं एक क्वेश्चन को करने में। एडवांटेज और एडवांटेजेस इनमें से क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ क्रॉप, है ना। जीरो टिलेज एग्रीकल्चर करने के क्या बेनिफिट है? तो एग्रीकल्चर मतलब व्हीट की सोइंग की जा सकती है बिना क्रॉप को के रेसिड्यू को जलाए। राइस सैपलिंग जो है वो की जा सकती है वेट सॉइल के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट प्लांटिंग, वो पानी भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कार्बन सिक्विस्ट्रेशन सॉइल की वजह से पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग जीरो टिलेज करें तो। इसकी वजह से इसके अंदर कौन सी चीजें सही हैं? 1 2 2 3 3 ओनली 1 2 3। ये तो दिल कह जाएगा, मन कह जाएगा, मन से बात आ जाएगी, कह रहे क्या होना चाहिए, मतलब इसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन से क्या जाएगा कि हाँ भाई यही आंसर है। जल्दी से कमेंट करो नीचे। फास्ट। चलो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर की अपन बात करते हैं। अगर आपने नहीं किया, अभी लॉजिक लगा रहे हो तो पॉज कर सकते हो वीडियो को बीच में। जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर की वजह से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? तो जब जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर को हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए एग्रीकल्चर करना। केवल तब डिस्टर्ब करेंगे जब बीज बोएंगे, उसके अलावा सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ना तो हम क्रॉप जलाएंगे, ना ही हम लोग वो टीलिंग करेंगे इस तरीके से ये जो की जाती है, ना ही हम लोग ये करेंगे, फ्लफिंग वगैरह भी नहीं करेंगे। मतलब सॉइल को ओवरऑल रूप से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको कहा जाता है। अब जीरो टिलेज करना है तो उसके लिए बिना रेसिड्यू जलाए क्या वीट बोई जा सकती है? हाँ सुना है, हैप्पी सीडर का नाम सुना होगा, वो इसीलिए है, तो ये चीज तो सही है। उसके अलावा क्या राइस सैपलिंग डायरेक्ट उगाई जा सकती है बिना पानी भरे? तो मीथेन, जब आप क्या करते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर ये है ना, मतलब मैं बता रहा हूं लॉजिक क्या लगेगा, पढ़ा होगा ऐसा।
कि यहां पर ऐसे पानी भर दिया जाता है फील्ड में और फिर चावल की खेती जो है वो की जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? मीथेन। और वो मीथेन क्या होता है? पॉल्यूट करता है ऑब्वियसली। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन हमको एग्रीकल्चर भी दिखा देता है, वेटलैंड, लैंडफिल्स के बाद में ये चीज है। तो मीथेन के इस एमिशन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सिस्टम लाया गया था जिसे कहा गया था डायरेक्ट सीडेड राइस, DRS, जिसके अंदर आपको पानी भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चावल लगा सकते हो। तो दैट इज द डायरेक्ट सीडेड राइस और ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब न्यूज की चीजें हैं। ठीक है, न्यूज में आ जाती हैं तो ये याद रहती हैं। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल होता है सॉइल के अंदर। सॉइल की अगर सॉइल डिस्टर्ब नहीं करोगे तो उसकी वजह से कार्बन सिक्विस्ट्रेशन और बेहतर होगा। तो ये चीज भी सही है, यानी कि 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी चीज पल्स के प्रोडक्शन के लिए सही है ये बताना है। ब्लैक ग्राम दोनों खरीफ और रबी क्रॉप के अंदर उगाई जाती है। ग्रीन ग्राम लगभग आधी पल्स प्रोडक्शन को इंक्लूड करती है। जो टोटल पल्स का प्रोडक्शन है उसका आधा जो है वो ग्रीन ग्राम से है। पिछले 3 दशकों के अंदर खरीफ क्रॉप के अंदर बढ़ोतरी हुई है और रबी क्रॉप के अंदर, रबी पल्स के अंदर कमी हुई है। पल्स के अंदर, क्रॉप नहीं, पल्स। ठीक है, दालों के अंदर। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी चीज सही है। 1 ओनली, 2 and 3, 2 ओनली, 1 2 3। नीचे कमेंट करो। चलो देखें, सेकंड वाला ऑप्शन से शुरू करते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है कह रहा है ग्रीन ग्राम आधी पल्स प्रोडक्शन, मतलब जो टोटल दाल होती है, ग्राम मतलब चना, हरा चना जो है वो हमारे देश के अंदर आधी दालों के प्रोडक्शन को कवर कर देता है। तूर, अरहर, ये सब तो है ही, काला चना वो भी है, चने के अंदर भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। उन सारे चनों के अंदर आधा से ज्यादा हरा चना बोया जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपको चना हालांकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड पल्स है, जो खुद भी 40% उगाई जाती है। टोटल चना ही भारत में 40%, टोटल पल्स का 40% चना होता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि टोटल पल्स का 50% हरा चना हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब सेकंड तो गलत ही हो जाता है। सेकंड गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाता है, 1 सही हो जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर ग्राम देखें, दाल देखें, तो दाल आप रबी में भी उगा सकते हो, खरीफ में भी उगा सकते हो। तो 1 तो सही है। अब उससे भी समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर तो शायद यही है। तीसरी चीज एक और देख लेते हैं। ठीक है, पिछले 3 दशकों के अंदर, पिछले 3 दशकों के अंदर मतलब कब से? 1980 के आसपास से। ठीक है, 1990 के आसपास से दाल रबी खरीफ में तो बढ़ी है, पर रबी में दालें कम हो गई। यार ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम अभी करने लगे हैं, दालों के प्रोडक्शन को प्रमोट करने लगे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लगातार दाल जो है वो कम हो रही हो 1990 से। ठीक है, नहीं तो फिर ये भी लग जाता है कि रबी और खरीफ दोनों में ही बढ़ रही होंगी, यानी कि 3 जो है वो गलत है। 3 गलत है, 1 सही है, 2 गलत है। तो इसका मतलब क्या है? ए इज द राइट आंसर। पर इतना पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। पहला तो सही था, समझ में आया था, दूसरा गलत था, समझ में आया था, तीसरा नहीं भी पता है, क्योंकि तीसरे के थोड़े फैक्ट नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों से लॉजिक लगा लो, हो गया काम खत्म। तो पहला जो है वो सही है। देखो मैंने बोला था ना ग्राम जो है वो 40% है, कि ग्राम 40%।
रबी और खरीफ दोनों क्रॉप जो है वो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, रबी और खरीफ दोनों के अंदर दालों का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है पिछले दशकों के अंदर। इसके अलावा क्रॉप इज अ सब ट्रॉपिकल इन नेचर, एक क्रॉप है जो सब ट्रॉपिकल है। हार्ड फ्रॉस्ट इंजूरियस होती है उसके लिए, थोड़ा भी अगर हार्ड फ्रॉस्ट हो गई तो फिर गई। लगभग 210 दिन इसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं होगी है, बहुत ज्यादा रेनफॉल वाली जगह में भी, और बिल्कुल राजस्थान में भी नहीं होगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हट गया, बंगाल उड़ीसा वाला रीजन हट गया, है ना, ऊपर राजस्थान वाला रीजन हट गया, मतलब इधर नीचे डेक्कन पठार के आसपास आपको देखने को मिलेगी है अगर इसको देखें तो। अ वेल लाइट ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जो मॉइस्चर रिटेन कर सकती है। मॉइस्चर रिटेन कौन सी करती है? ब्लैक सॉइल इज आइडियली सूटेड। तो ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली इससे ही समझ में आता है, डेक्कन के पठार के अंदर क्रॉप उगनी चाहिए। अब जूट देख लो, शुगर केन देख लो, टी देख लो, कॉटन देख लो, कौन सी डेक्कन के पठार के अंदर हो सकती है? जूट होगी बंगाल में, ठीक है। जूट क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, जूट तो होगी बंगाल में, हटा दो। शुगर केन यूपी वगैरह में, डेक्कन पठार में मानी जा सकती है, पर नॉट दिस थिंग, ये चीज जरूरी नहीं है ना, कि बिल्कुल ब्लैक सॉइल में ही होगी, एलुवियल सॉइल में भी होती है। टी नहीं, तो डेक्कन के पठार में कॉटन ही हो रहा है, बस ये कर लो और क्या हो गया। इजी है, इजी है ना। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन में घुमा घुमा के दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो, आंसर आ गया। इसका आंसर यही है मेरे हिसाब से, कॉटन ही है ना। इसके अलावा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इनमें से कौन सी है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंशोमीटर या वर्टिकल फार्मिंग। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, 3 ओनली, 4 ओनली, 1 2 3 4। इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर सिस्टम कौन सा है? जल्दी कमेंट करो। ये वो क्वेश्चन है जो दिया जाता है ताकि मार्क्स जीरो ना है, लट्टू क्वेश्चन, पफलू क्वेश्चन एकदम। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन सा है? तो भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं जब भी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की बात करते हैं। मोनोकल्चर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए। आए दिन पढ़ रहे हो यार ये चीज, तो क्या कर रहे हो, है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। दूसरा है क्या यार, वर्टिकल फार्मिंग, लैंड को बचाने के लिए वर्टिकल फार्मिंग एक, साथ में सॉइल की फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वर्टिकल फार्मिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूमिनस क्रॉप, इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ती है, तभी तो हम लोग दाल को उगाने की बात करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है लेग्यूमिनस क्रॉप से। तो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, अगर हम लोग लेग्यूम को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, क्रॉप जो है वो और बेहतर होनी चाहिए। अब बच्चा टेंशोमीटर नहीं भी पता है, बता दूंगा मैं, पर इससे 1 2 4 से आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, तो सोच लो, तो आप समझ जाओगे कि यार सारे ही हैं। अब आता है कि भाई साहब ये होता है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये लेग्यूमिनस क्रॉप बढ़ा रहे हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर हो रही है ना। ये होता है टेंशोमीटर। टेंशोमीटर जो होता है ये पानी के अंदर, मतलब जो सॉइल के अंदर मेट्रिक वाटर पोटेंशियल कितना है उसके देखने के लिए काम आता है, और उसके अनुसार फिर क्रॉप जो है वो लगाई जाती है। इको फ्रेंडली मोड होता है। चलो एक और क्वेश्चन करो। मिकोंग अंडमान सी, थेम्स नदी जो है वो आयरिश सी में, वोल्गा कैस्पियन सी में, जाम्बेजी इंडियन ओशन में, इनमें से कौन सी चीज सही है? ये लगाना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, 3 4, 1 2 4। कम ऑन फास्ट।
देखते हैं। एक आया था मेकोंग नदी, मेकोंग मीगोंगे, कहाँ मिलेगी है? दिमाग में बनाओ। चाइना से निकलती है यार, कुछ होता है इसका, लाओस वगैरह के ऊपर फिर ये नेचुरल बॉर्डर बना देती है ना। अंडमान सी जो है वो अंडमान आइलैंड के ऊपर है, मतलब म्यांमार के आसपास है, तो फिर अंडमान सी के ऊपर तो नहीं जाएगी है। कुछ भी करो आप, लॉजिक लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो मेकोंग नदी अंडमान सी के ऊपर तो नहीं जाएगी, ये वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है। थेम्स आयरिश सी में जा सकती है, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, वैसे तो नहीं जाती है। आयरिश सी उधर है, थेम्स इधर है, पर ठीक है, नहीं पता है, छोड़ दो, ठीक है। जाम्बेजी, जाम्बेजी ये अफ्रीका है, जाम्बेजी जिम्बाब्वे वगैरह में से बहते हुए इधर इधर की तरफ आती है, इधर इंडियन ओशन होता है। यानी कि 4 जो है वो सही है, 1 जो है वो गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है, 4 सही है। सी कैन बी अ राइट आंसर, ठीक है। वोल्गा कैस्पियन सी में जाती है, ठीक है। थेम्स वाला पार्ट छोड़ दिया अपन ने, तो भी आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये रहा मेकोंग नदी, मेकोंग का डेल्टा ये बन रहा है इधर, ठीक है, साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी के ऊपर। फिर आप इधर देखो, ये आपको थेम्स दिख रही है, ये थेम्स नदी है जो इंग्लिश चैनल में जाती है। आयरिश सी आपको इधर मिलता है, तो थेम्स यहाँ कैसे पहुंचेगी, ठीक है। तो इससे आप लगा सकते हो, बोलो क्लियर बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके, आवाज के जरिए, ठीक है। लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो, तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।